आंसर राइटिंग के दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। पहला है योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज असेसमेंट। असेसमेंट बहुत टफ टास्क है क्योंकि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होगा तब तक असेसमेंट राइट नहीं हो सकती। और ये आपको पता चलेगा जब हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और देखेंगे मोर देन 500 टॉपर्स कॉपी। एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ असेसमेंट, प्रैक्टिस, लर्निंग, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है। दिस इज द रियल पर्पस ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली वी डू एट जीएस स्कूल। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में मैंने 362वीं रैंक हासिल की है। डेली नॉलेज ट्रैक की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्रीलिम्स और मेंस के कुछ ऐसे रिसोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है किंतु बेहद लाभकारी है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे पहले हमको प्रीलिम्स के जो PYQs आए हुए हैं 1979 अप टिल द लास्ट ईयर, जब आप पेपर देने जा रहे हैं आपको उनका थीमेटिक एनालिसिस करना है। इस थीमेटिक एनालिसिस में आप कुछ YouTube चैनल्स की हेल्प ले सकते हैं। आप इस तरीके से अगर YouTube पर सर्च करेंगे कि थीम एनालिसिस और प्रीलिम्स PYQ तो आपको बेहद वीडियोज़ आएंगे जिसमें आप इस तरीके की चीज़ जा सकते हैं। इसका एक बेहद अच्छा एग्जाम्पल अगर कोई मटेरियल मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगा सिनॉप्सिस IAS का PYQ एनालिसिस। ये बुक सिनॉप्सिस IAS में के द्वारा प्रदान की गई है और इसमें 1979 से लेके 2024 तक का मैंने देखा था। जो भी चारों ऑप्शंस क्वेश्चंस में दिए गए हैं, जनरली हम होता क्या है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो करेक्ट आंसर होता है उसका एनालिसिस तो कर लेते हैं, मगर उन ऑप्शंस का क्या जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं कहीं ना कहीं आगे वाले वर्षों में वही एक नए प्रश्न के तौर पर उभर कर आते हैं। इस बुक में जो सिनॉप्सिस IAS द्वारा पब्लिश किया गया है इसमें चारों ऑप्शंस का बहुत डिटेल में एनालिसिस किया गया है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आप सभी को कि किस तरीके से ये हेल्प करता है। 2024 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ टू स्टेटमेंट क्वेश्चन था और उसमें था कि फ्रूट फ्लाई फीड्स ऑन फ्लैश। तो चूँकि PYQ एनालिसिस मैंने कर रखा था और मुझे ये पता था कि जो फ्रूट फ्लाई है इट रिलाइज ऑन फ्रूट्स और वेजिटेरियन मील्स, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट रिलाई ऑन फ्लैश, तो उसको मैंने इनकरेक्ट किया और उसके थ्रू मैं आंसर पे आ गया। इस तरीके से आप जाएंगे तो हर साल कम से कम 20 से 25 ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आप PYQ एनालिसिस की मदद से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब हम आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस में मैं बताना चाहूँगा जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं उनके लिए बहुत सारे कोर्सेस मुफ्त में अवेलेबल हैं। पहला शून्य IAS का मेंस मार्गदर्शक प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कुछ क्लासेस होती हैं जो शून्य IAS की फैकल्टी द्वारा ली जाती हैं, जिनका प्राइम पर्पस होता है कुछ डेटा फैक्ट्स जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं वो प्रोवाइड करना। इसके साथ ही बहुत सारी अलग अलग PDF दी जाती हैं जैसे जजमेंट्स, रिपोर्ट्स और विभिन्न प्रकार के कोट्स एट्सेट्रा जो हम अपने आंसर्स में उपयोग कर सकते हैं और ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है PW ओनली IAS का सृजन प्रोग्राम, सृजन मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में करीब 60 दिन का मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ होता है और साथ ही साथ मेंटर सपोर्ट दिया जाता है। मैंने इस प्रोग्राम को ऐसे के लिए यूज़ किया था, करीब 8 से 10 ऐसे मैंने PW ओनली IAS पे लिखे थे और मुझे लगता है कि इसका मुझे बेहद फ़ायदा हुआ। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा जो मेंटर सपोर्ट यहाँ दिया जाता है, मेरे मेंटर वंस इन अ वीक मुझे कॉल किया करते थे और उनके साथ हम टोटली हमारे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारा जो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है वो शेयर कर सकते हैं। तो एक ये कोर्स है जो बेहद लाभकारी है। इसके अलावा एक मैं आपको बताना चाहूँगा PYQ एनालिसिस का बहुत बड़ा रोल होता है मेंस में भी। अब PYQ का जो कंटेंट है उसके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है शून्य IAS का PYQ बुक। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस किताब को उपयोग कैसे करना है। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, आपने कोई भी मटेरियल लिया है, कोई भी कंटेंट लिया है, उसको आप डिटेल से पढ़ें। जब 1 बार, 4 बार, 5 बार आपने डिटेल से पढ़ लिया है और आपको वो टॉपिक समझ आ गया है, फिर आपको एक काम करना है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ वो वाले पॉइंट्स लिखें जिनको आपको देख के पूरा स्टेंजा या पूरा पैराग्राफ या पूरा स्टोरी याद आ जाए।
जब आप ये कर चुके हैं इसका मतलब ये है कि आप टॉपिक अच्छे से समझ चुके हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब हमको क्या करना है कि जो PYQs आए हुए हैं उनको थीम वाइज डिवाइड करें और उन PYQs को लिखें। PYQs को लिखने का पहला प्रयास हम खुद कर सकते हैं जो भी कंटेंट हमारे पास है, और उसके अलावा एक बार जब लिख लिया है उसके बाद 0 IAS के मेंस PYQ बुक से हम एक बार फिर उसको वैल्यू एडिशन करेंगे और एडिशंस करेंगे। ये करने के बाद हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी को अपना एक बार टाइम टेबल और बताना चाहूँगा किस तरीके से मैं पढ़ाई किया करता था। तो मैं थोड़ा फिज़िकल फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो सुबह करीब 5:30 बजे मैं उठ जाया करता था और 6 बजे मैं ग्राउंड चला जाया करता था। करीब 2 से 3-4 किलोमीटर दौड़कर और कुछ एक्सरसाइजेस कर करीब 8 बजे मैं ग्राउंड से लौट कर आया करता था। फिर उसके बाद 9 बजे से 12 बजे तक मैं अपना पहला स्लॉट रखता था स्टडी करने का। उसके बाद 12 से 2 मैं फ्री टाइम लिया करता था कि उसमें कुछ यूट्यूब देख लिया, खाना खा लिया वगैरह वगैरह। 2 से 5 मेरा दूसरा स्लॉट हुआ करता था। 5 से 7 या तो मैं गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो या तो मैं गार्डनिंग करता था या मैं नेचर वॉक पे जाया करता था। और 7 से 10 मैं अपना लास्ट स्लॉट लेता था जिसमें मेरे को फिर से 3 घंटे पढ़ाई करता था। अब मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा इधर कि जब भी मुझे कोई वीडियो लेक्चर्स देखने होते थे या कोई डिजिटल डिवाइस पर काम होते थे तो मैं कोशिश करता था कि उसको फर्स्ट स्लॉट में ना करूं, या तो मैं रात के टाइम करूं क्योंकि उस समय हम हमारी एनर्जी के लो पॉइंट पे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पैसिव लर्निंग हम लेक्चर्स के द्वारा कर रहे हैं हमारे लिए आसान हो जाती है। मॉर्निंग में मैं कोशिश करता था कि 12 बजे के पहले अपना मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट या कोई भी डिजिटल डिवाइस ना देखूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को एडिक्टिव लगता था। इस तरीके से मैं किया करता था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप सिंसियरली लीजिए, सीरियसली मत लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे बस उसमें ही लगे हैं। आपके दिमाग में ये बात होना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम के प्रति गंभीर हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जीवन छोड़ दें, आप अपने आप को छोड़ दें, नहीं। जैसे मैं ग्राउंड जाता था, मेरे वहाँ दोस्त थे। मैं मानता हूँ कि मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट वही होता था। हम 5 दोस्त सुबह बढ़िया से दौड़ते थे, थोड़ी बहुत गपशप करते थे और बढ़िया से जो मेंटल हेल्थ, जो सुकून मिलता था, जो सोशल एंगेजमेंट होता था, कहीं ना कहीं वो मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता था। और मैं ये भी कहूँगा कि कई बार एक इस तरीके की मिथ बनाई जाती है कि अकेले रहकर पढ़ना है या हर तरीके से सोशल कॉन्टेक्ट तोड़ देना है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें हर वो चीज़ करनी है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर आपके सोशल कॉन्टेक्ट तोड़ने से बढ़ रही है, आप वैसा करिए। मगर सदियों से कहा जा रहा है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो कहीं ना कहीं हमको कॉन्टेक्ट्स रखने पड़ते हैं हमारी सोशल एंजाइटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ को सस्टेन करने के लिए। तो आप अपने कुछ दोस्त बनाएं, कुछ एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाएं जहाँ पे आप डिस्कस कर सकें, जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हो, जहाँ पे आप अपने प्रोग्रेस को एवेल्यूएट कर सकें। इसके अलावा अब मैं बताना चाहूँगा आपको, जनरली साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट ऐसे सब्जेक्ट समझे जाते हैं जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर रिसोर्सेस नहीं मिलता है, और मेरे मन में भी यही डाउट था। किंतु शिवन सर जो सारथी IAS में एज अ टीचर हैं, एज अ फैकल्टी हैं, उनके कोर्सेस हैं साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के, मैंने उनको रेफ़र किया और आप मेरा बिलीव मानिए, बहुत अच्छे कोर्सेस हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और कहीं ना कहीं जिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमको पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगती है, कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो प्रोवाइड कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि वो कोर्सेज भी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं एक कोर्स के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। जैसे क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं UPSC में जो बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मिनरल्स। ये किसी एक सब्जेक्ट में पूरी तरीके से नहीं पढ़ाए जाते हैं, मगर UPSC का विशेष रुझान रहता है। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो थोरियम, रेयर अर्थ मेटल्स, क्रिटिकल अर्थ मेटल्स, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब इनको हम ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इकॉनमी में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मगर मुझे लगता है इस तरीके की जो थीम्स हैं या टॉपिक्स हैं, इसको हमें क्या करना है, YouTube पर ये सीधे डायरेक्टली थीम्स जाके सर्च करना है और जो भी एक वीडियो आए जो अच्छे से डिटेल में समझाए, उसके नोट्स बना लेने हैं और बढ़िया सी रिवाइज करना है। और टेस्ट सीरीज़ में हमें जो भी क्वेश्चंस, PYQs में जो भी क्वेश्चंस इन टॉपिक से मिल रहे हैं, उनका एक 360 डिग्री एनालिसिस कर लेना है।
मेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा, ऐसे के लिए मैंने रेफ़र किया था स्मृति शाह मैडम ऑफ विज़न IAS। उनने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे, आई गेस 3 लेक्चर्स हैं वो। उसमें मैम ने बहुत ही डिटेल तरीके से ये समझाया है कि कैसे हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एसेस को डील करना है। साथ ही साथ मैम ने करीब 6 अप्रोचेस दी हैं, जैसे पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, लीगल, एथिकल एट्सेट्रा। एक स्पेशल अप्रोच दिया है मैडम ने, जैसे टाइमलाइन के अनुसार एंशिएंट में, मिडिवल में, मॉडर्न में किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई। एक लेवल एनालिसिस, जैसे हाउ एनीथिंग इम्पैक्ट्स एज अ इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसके अलावा हाउ any topic of essay can be applied to different walks of life. Say for example any sportsman, say for example any administrator, say for example any professional like doctors or engineers. तो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स डेवलप और बिल्डअप हो पाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेंस टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने फोरम IAS का मेंस गाइडेंस प्रोग्राम रेफ़र किया था, और कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारा क्वालिटी कंटेंट जो टेस्ट सीरीज़ में दिया गया है उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। खासकर जो कीवर्ड्स उनके टेस्ट सीरीज़ के मॉडल आंसर्स में दिए जाते हैं वे बेहद उपयोगी होते हैं। सो ये मेरे रिसोर्सेज थे प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है और आप अगर मेरी कोई मदद चाहते हैं तो आप मुझे मेरी ईमेल ID shailendra SHAILENDRA 3112 CHOUDHARY@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक DKT की टीम को कि उनने ये मौका मुझे दिया जहां मैं अपनी रिसोर्सेज आप सभी से शेयर कर सकूं। धन्यवाद।